आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, क्लास 9 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज, जो कि सिविक्स का है ये भाग, इसके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लें जो परीक्षा में तो नहीं आता है, इसमें से कुछ प्रश्न होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे और आपको जानना जरूरी है। संस्था से आप क्या समझते हैं? संस्था से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में सरकार के कार्यों तथा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उन्हें संस्था कहते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सही आंसर होगा दिल्ली में, या इसी को दिल्ली कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति या तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री के लिए किस सदन के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है? लोकसभा के सदस्यों का। मंत्रिपरिषद को संसद का कौन सा सदन नियंत्रित करता है? लोकसभा मंत्रिपरिषद को जो संसद के सदस्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है। सरकारी निर्णय से उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। देश की सभी अदालतों को किसका फैसला मानना होता है? सही ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सबको मानना पड़ता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं सरकारें संस्थाओं पर जोर क्यों देती हैं? सही ऑप्शन, क्योंकि निर्णय लागू करने से पहले संस्थाओं में इस पर पूर्ण विचार विमर्श किया जाता है, इसके कारण कोई गलत निर्णय लेने की संभावना नहीं रहती। अगला प्रश्न, संसद क्या है? संसद है क्या? भारत में चुने हुए प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा जो विधायिका का काम करती है संसद कहलाती है। अगला, संसद के दो कार्य बताना है। पहला है संसद नए कानून बना सकती है, वर्तमान कानूनों में संशोधन कर सकती है। यह मंत्रिमंडल पर नियंत्रण भी रखती है। भारत में संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो दो सदन आपके, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा से आप क्या समझते हैं? लोकसभा राष्ट्रीय स्तर पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बना सदन है जो संसद आपके होते हैं। यह संसद का प्रथम तथा निम्न सदन होता है। राज्यसभा से आप क्या समझते हैं? राज्यसभा प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बना सदन है। यह संसद का उच्च सदन है। इन दोनों प्रश्नों को आप कॉपी में उतार लेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में कौन अधिक शक्तिशाली होता है? हमारा संविधान यद्यपि राज्यसभा को राज्यों के ऊपर कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है, तथापि अधिकतर मामलों में लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली है। सरकार किसे कहते हैं? संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके पास देश के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है, उसे ही सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? विधायिका में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में
दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। सरकार की 3 संस्थाओं के नाम लिखिए। सरकार की 3 संस्थाओं या अंगों का नाम लिखिए। तो 3 जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। राजनीति और अस्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? राजनीतिक कार्यपालिका को एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका को लंबे समय के लिए निर्वाचित किया जाता है। कार्यपालिका को परिभाषित कीजिए। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा सरकार की नीतियों को जिस संस्था द्वारा क्रियान्वित किया जाता है उसे ही कार्यपालिका कहा जाता है। विधायिका से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न, विधायिका से क्या तात्पर्य है? जनप्रतिनिधियों की वह सभा जिसके पास देश के लिए विधि निर्माण करने, कर लगाने, बजट बनाने का अधिकार होता है उसे विधायिका कहा जाता है। कार्यालय ज्ञापन क्या है? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है, कार्यालय विज्ञापन कहलाता है। प्रधानमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। प्रधानमंत्री के 2 कार्य, पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण करना, दूसरा है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के विभिन्न वर्ग कौन कौन से होते हैं? पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री होते हैं। अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र में सरकार को मंत्रिमंडलीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार की नीतियों संबंधी समस्त फैसले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, इसीलिए इसे मंत्रिमंडल सरकार कहा जाता है। अब इसके बाद जितने भी प्रश्न आपके लघु उत्तरीय यहाँ से दिए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्ति है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति क्या है? धन विधेयक का आरंभ केवल लोकसभा में हो सकता है। लोकसभा से पारित करके इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। यह इसे केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है अथवा इसमें संशोधन का सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। लोकसभा एवं राज्यसभा, अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? उत्तर होगा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आम चुनाव में किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में विद्वान होते हैं। प्रधानमंत्री के 2 कार्य बताइए। प्रधानमंत्री के 2 कार्य बताइए। 2 कार्य हैं। पहला है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सभी मंत्री उसके अधीन कार्य करते हैं। वह विभिन्न मंत्रियों के कार्यों में तालमेल बनाए रखता है। दूसरा है मंत्रियों के बीच कार्य का विवरण तथा पुनर्वितरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वह किसी भी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह होती है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से होती है? पहला है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता अथवा मिलीजुली पार्टियों के बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो इसकी दृष्टि में लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है। गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री के अधिकारों की समीक्षा का उल्लेख कीजिए।
पहला है, गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों गुटों के साथ साथ गठबंधन के साझेदार दलों के नेताओं की राय भी माननी होती है। दूसरा, उसे गठबंधन की साझेदार दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं तथा कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? भारत के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं तथा कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, अथवा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कौन से विभिन्न वर्ग हैं? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के जो विभिन्न प्रमुख वर्ग हैं, पहला है कैबिनेट मंत्री। यह शासक दल के सर्वोच्च नेता के स्तर के नेता होते हैं जिन्हें प्रमुख विभागों का प्रभार दिया जाता है। ये सभी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। दूसरा है राज्य स्तर राज्य मंत्री, या इन्हीं को स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहा जाता है। ये प्रायः छोटे विभागों के प्रभारी होते हैं, आमंत्रित किए जाने पर कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। अगला है राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। अगला है चौथा उप मंत्री। उप मंत्री की नियुक्ति भविष्य की जवाबदेहियों को देखते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्य से की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी विवेकाधिकार शक्तियों का उल्लेख कीजिए। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर दलों के गठबंधन का नेता सरकार बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय कर उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इस संबंध में राष्ट्रपति यह देखता है कि वह स्थायी सरकार प्रदान कर सकता है, वह इसे एक नियत अवधि के अंतर्गत लोकसभा में विश्वास अर्जित करने के लिए भी कह सकता है। अगला आपका प्रश्न है, जनहित याचिका क्या है, इसका क्या महत्व है? जनहित याचिका क्या है, इसका क्या महत्व है? जनहित याचिका यदि सरकार के कार्यों द्वारा सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित का महत्व क्या होता है? पहला है, जनहित याचिका के माध्यम से सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की पहल न्यायालय कर सकता है। दूसरा, इसके माध्यम से न्यायालय सरकारी अधिकारियों के दुराचार पर रोक भी लगा सकता है। अगला आपका प्रश्न है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता इसलिए है, पहला, निर्णय लेने के लिए लोगों के हित संबंधी निर्णय लेने हेतु प्रत्येक लोकतांत्रिक देश को राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। ये संस्थाएं जनहित के उद्देश्य से विभिन्न नीतियां व कार्यक्रम बनाती हैं। दूसरा, निर्णयों के क्रियान्वित करने हेतु लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए भी राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। झगड़े निपटारे हेतु विभिन्न संस्थाओं के बीच, नागरिकों के बीच, नागरिकों व संस्थाओं के बीच विवादों को निपटारे के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। अगला आपका प्रश्न है, भारत में काम कर रही विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में काम कर रही विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में 3 संस्थाएं प्रमुख हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनकी जो भूमिकाएं हैं इस तरह से, पहला, विधायिका, देश में नए कानूनों का निर्माण करने, पुराने कानूनों में संशोधन करने या पुराने कानूनों को हटाकर नया कानून बनाने के लिए विधायिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका सभी महत्वपूर्ण नीतियों संबंधी निर्णय लेती है तथा स्थायी कार्यपालिका अर्थात नौकरशाह मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए कदम उठाते हैं। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका विभिन्न संस्थाओं, नागरिकों व संस्थाओं के मध्य विवादों को सुलझाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। साथ ही वह संविधान व नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगला आपका जो प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की शक्तियां, कार्यकाल तथा चुनाव की तुलना कीजिए, या लोकसभा और राज्यसभा
में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ विषय लोकसभा और राज्यसभा। विषय में कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु इसकी अवधि समाप्त होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा या अस्थायी सदन होता है, एक सदस्य 6 वर्ष तक रह सकता है। शक्तियाँ या अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि इनकी संख्या, सदस्य संख्या अधिक है। वित्त पर इसका नियंत्रण और कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा या कम शक्तिशाली है। चुनाव कैसे होता है? इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला आपका प्रश्न है, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, 3 कारण बताइए। तो लोकसभा निम्न कारणों से राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। पहला आपका है साधारण विधेयक। किसी भी साधारण विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है, लेकिन मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन में अधिक संख्या के आधार पर प्राय लोकसभा का विचार पारित हो जाता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक पहले केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता था। एक बार यदि लोकसभा धन संबंधी कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे अपने पास 14 दिन के लिए ही रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव, यदि लोकसभा राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता। राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है। अगला आपका प्रश्न है, लोकतांत्रिक देश में संसद का क्या महत्व है? सभी लोकतांत्रिक देशों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा लोगों की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करती है। ऐसी निर्वाचित राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में संसद के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, संसद देश में विधि निर्माण करने वाली सर्वोच्च सत्ता है। या वर्तमान कानूनों को बदल सकती है, समाप्त कर सकती है तथा पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानून ला सकती है। या सरकार चलाने वाले निकाय पर नियंत्रण करती है। या सरकार के पास उपलब्ध धन को नियंत्रित करती है। या देश में सार्वजनिक मुद्दों तथा राष्ट्रीय नीतियों पर परिचर्या का सर्वोच्च मंच है। या सरकार से किसी भी मामले में सूचना की मांग कर सकती है। अगला है, राजनैतिक कार्यपालिका तथा अस्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है? अब इसका अंतर देखते हैं। पहला है नियुक्ति संबंधी अंतर। राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य सरकारी अधिकारी गण द्वारा नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर प्रतियोगी साक्षात्कार के माध्यम से सरकार द्वारा होती है। कार्य संबंधी अंतर, राजनैतिक कार्यपालिका कानून तथा नीतियों का निर्माण करती है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका उन नीतियों को लागू करती है। अवधि और कार्यकाल, राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक बने रहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, राजनैतिक कार्यपालिका के पास गैर राजनैतिक कार्यपालिका से अधिक शक्ति क्यों होती है? ये हेडिंग आप डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। पहला आपका है लोगों की इच्छा। राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। वे लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अस्थायी कार्यपालिका की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। दूसरा है उत्तरदायित्व। सभी राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि अस्थायी कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तीसरा हेडिंग है व्यापक दृष्टिकोण। राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य जनहित संबंधी व्यापक दृष्टिकोण से विचार करते हुए तत्व संबंधी निर्णय में सक्षम होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, शासन की राष्ट्रपति प्रणाली व संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है? शासन की राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर इस तरह से है। पहला है, राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है, जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
दूसरा, राष्ट्रपति प्रणाली में सत्ता में रहने के लिए कार्यपालिका को संसद के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संसदीय प्रणाली में संसद के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है। तीसरा है, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्र की नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही होती है, जबकि संसदीय प्रणाली में ये दोनों अलग अलग होती है। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति की केंद्रीय भूमिका होती है, जबकि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका होती है। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कब और कैसे करता है? जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। इस स्थिति में वह ऐसे नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। अगला है, राष्ट्रपति की शक्तियां कहां तक सीमित हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां कहां तक सीमित हैं? पहला है, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, सरकार का मुखिया नहीं। राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां केवल नाम मात्र की शक्तियां, क्योंकि वह इसका इस्तेमाल प्रायः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन वही सलाह उसे दोबारा मिलती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार ही संसद को वापस भी भेज सकता है, लेकिन संसद पुनः उस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज, क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के पार्ट 3 सिविक्स का है, नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 4। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं उन सभी का अध्ययन इसमें किया गया है, और जो इम्पोर्टेंट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सबको आप कॉपी में लिख लें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।